पुतले जला रहे हैं अखिलेश यादव के, राहुल गांधी के। इन पुतले जलने के पीछे जो बड़ी वजह यह है कि थोड़े दिन पहले लोकसभा में एक बिल प्रपोज हुआ था, ये बिल पास हो जाता। तो आपको कहीं डर लग रहा था कि यार ऐसा ना हो कि परिसीमन वाली जो सीटें उन पे हम हार जाएंगे? महिलाओं को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है राजनीति में। एक लट्टू पकड़ा दिया जाएगा कि बस ये है महिला आरक्षण बिल आने वाला है, कभी विपक्ष नहीं उस पर साइन करेगा, कभी सरकार उसको लागू नहीं करेगी। जब तक भाजपा और मोदी जी रहेंगे तब तक ये कभी लागू होने नहीं देंगे। ये बीजेपी छाती पीट पीट के हर जगह चिल्ला रही है, आज तक एक महिला उनकी राष्ट्रीय नहीं है। क्या वो महिलाएं नहीं है इस देश में जिनके आरोपियों को, जिनके रेप के आरोपियों को आपके लोगों ने जाके मालाएं पहनाई? इनके मुख्यमंत्री ये बनाया, एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जिसके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, जो खुद के डिसीजन ले रहा हो। सब इन्होंने रबर स्टैम्प बना रहे हैं। एक इस तरीके से ये पूरे देश की सीटें बांट देंगे कि कहीं किसी के पास रियल पावर नहीं रह जाएगी और यही बैठ के सारी चीजें डायरेक्ट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आकाश नायक और पूरे देश में इस समय गर्मी का माहौल है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि एक तो गर्मी का मौसम आ गया है, दूसरा कारण यह है कि जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं। ये पुतले हैं, विपक्ष पुतले जला रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, योगी आदित्यनाथ के और कई सारे नेताओं के। साथ ही सरकार वाले जो लोग हैं वो पुतले जला रहे हैं अखिलेश यादव के, राहुल गांधी के। इन पुतले जलने के पीछे जो बड़ी वजह यह है कि थोड़े दिन पहले लोकसभा में एक बिल प्रपोज हुआ था और वो बिल विपक्ष ने उसको साइन ना करते हुए वो बिल फेल हो गया। क्या सरकार इसे महिला आरक्षण बिल बता रही है? विपक्ष बोलता है कि यह परिसीमन बिल है और महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है। इस पूरे मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव जैन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, स्वागत है आपका द यूपी लोकल पे। नमस्ते। सबसे पहले गौरव, मेरा पहला सवाल जो है आपसे वो यही है कि ये जो थोड़े दिन पहले जो बिल आया था, इसका नाम क्या है, सही नाम क्या है इसका? देखिए, इसका नाम जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक्ट जो था, बिल तो वो बन नहीं पाया। हाँ, बिल था, सॉरी, एक्ट तो बन नहीं पाया। तो इसमें बेसिकली क्या था कि जो पहले से आपका वुमेन रिजर्वेशन जो है वो पारित हो चुका है 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। अब उसको लागू करने के लिए आपको सीटों का बंटवारा करना था, सीटें आपको रिजर्व करनी थी। अगर आप उस बिल को जाएं, टेक्निकली अगर आप जाएं तो आप आज भी चाहें तो एक 33% आरक्षण दे सकते हैं लोकसभा में और विधानसभाओं में। लेकिन सरकार की मंशा क्या थी? सरकार ये नहीं चाहती थी कि इन 545 सीटों में आरक्षण दे। सरकार चाहती थी कि हम एक पहले पूरा डिलिमिटेशन करा दें, और डिलिमिटेशन भी कराएं पिछले सेंसस के आधार पर, 2011 के सेंसस पर। आप थोड़ा सा मेरे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि एक तो महिला आरक्षण बिल है, उसका मतलब ये है कि लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें हैं वो 33% रिजर्व करी जाए महिलाओं के लिए। जी। दूसरा जो आप टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, डिलिमिटेशन, इसको थोड़ा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, डिलिमिटेशन या परिसीमन, पहले जो महिला आरक्षण बिल जो है वो आर्टिकल 330 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। ये पहले से 1950-51 में जब आरक्षण लागू हुआ था, तब से ये प्रावधान है कि महिलाओं को देना चाहिए। उसको लेकर के तमाम बार जो है ये बिल आया सदन में, अलग अलग सदनों में आया। 2000 आखिरी बार जो है 2010। लेकिन अगर जमीनी स्तर पे देखें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। अभी आप पंचायत के चुनाव में आरक्षण मिला था 73वें अमेंडमेंट के द्वारा और 71वें अमेंडमेंट के द्वारा। लोकल बॉडीज के इलेक्शन में महिलाओं को आरक्षण मिला था। लोकसभा और राज्यसभा में होता ये था कि जैसे लोकसभा में पिछली बार कांग्रेस ने पास कराया था, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष ने गिरवा दिया था। उस वक्त पे बीजेपी सरकार थी, पास नहीं हो पाया। इस बार पहली बार 2023 में सभी पार्टियों ने, क्योंकि एक पूरा बाकायदा सभी पार्टियों को बुलाया गया है, जेपीसी हुई, सारी चीजें हुई, उसमें सभी लोगों को बुलाया गया। फ्लोर के पहले बात हुई कि हमें ये बिल पास कराना, और सभी ने बोला कि 100% हमें इस बिल को पास कराना है। 2023 में जो वो बिल था वो पास हो गया, उस पर सारी चीजें हो गई। लागू नहीं हो पाया। लागू इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसमें था कि अगर आप लागू करना चाहते हैं तो उसमें सेंसस कराइए, जनगणना पर, तो आपको पता तो होना चाहिए कि कहाँ पर सीटें देनी है, कितनी करनी है, कहाँ पे बढ़ानी है, कहाँ पर करनी है। अब सरकार ने क्या करा कि इस चीज को तो कर दिया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला था, जो मुद्दा भी बना 2024 में, कि आप जातिगत जनगणना कराइए, जातिगत जनगणना कराइए। पूरे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स उसमें आएंगे कि किस समाज का कितना उद्धार हुआ, किस समाज को और जरूरत है। इन सब चीजों पर अगर इंडिकेटर्स पे आप बात करेंगे तो एक बहुत विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी सरकार को, जिसके आधार पर पॉलिसी बना सकती है, जिसके आधार पर रिजर्वेशन दे सकती है कि यूपी में कितने जिले जो है वो पिछड़े, उस पिछड़े जिलों में पिछड़ों की, अति पिछड़ों की क्या अभी इकोनॉमिक स्टेटस है, वो बड़ा नहीं हुआ, उसके अलग अलग जो पैरामीटर्स थे उसको सेट करने के लिए। लेकिन वो चीज हो नहीं पाई। विपक्ष की कंडीशन क्या थी बेसिकली, कि डिलिमिटेशन के साथ इसको पास नहीं करने देना है, या फिर बिना किसी शर्त के भी तो वो पास करा सकते? मतलब अगर साइन कर दे तो क्या दिक्कत है? महिला आरक्षण ही तो होता। महिला आरक्षण ही होता, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ दिया।
अब उसमें भी दिक्कत नहीं है, परिसीमन कराइए, लेकिन आप जिस तरीके से उसमें क्लॉजेस लाए कि जो डिलिमिटेशन होगा उसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ कहीं जा ही नहीं सकते, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या कहीं भी हो। तो वो चीज गलत है अगर हमें कहीं लगता है, और ये सरकार की मंशा साफ नहीं है, क्योंकि असम में उन्होंने जैसे करा है डिलिमिटेशन, उन्होंने काफी सीटों में करा। एक शब्द होता है अंग्रेजी में जेरीमैंडरिंग करके, उसमें क्या होता है कि सीटों की जो बाउंड्री होती है और आबादी जो होती है वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं कि जहां से जैसे आप हार रहे वहां पर एक पर्टिकुलर समुदाय XYZ कोई भी समुदाय हो वो आपको वोट नहीं देता, तो आपने उसको लेकर के उस समुदाय को एक ही सीट को दो अलग अलग भाग में बांट दिया ताकि आपके मेजोरिटी के जो वोटर हो वहां पर आ जाए और दूसरी वाली सीट आप जीत जाए, दूसरी वाली मतलब अपने फायदे के हिसाब से मैनिपुलेट करना सीटों। और ये असम में आप देखिए बारपेटा सीट थी, उसमें ये रातों रात 12-15 लाख आपने वोटर बढ़ा दिए, तो जो एक कम्युनिटी की मेजोरिटी सीट थी आपने उसको एकदम चेंज कर दिया, उसके जो पूरा क्या बोलते हैं उसका पॉपुलेशन जो थी वो आपने पूरी तरीके से चेंज कर दी। तो लेकिन सरकार जो है, जैसे ये बिल फेल होने के बाद 17 तारीख को ये बिल फेल हुआ था जी, उसके बाद सरकार तो विपक्ष को ये बोल रही है कि विपक्ष महिला विरोधी है और ये लोग नहीं चाहते कि महिला आरक्षण हो। देखिए अगर विपक्ष महिला विरोधी होता सरकार को क्या करना चाहिए था, आप बताइए, क्या कैबिनेट में 33% औरतें हैं? बिल्कुल नहीं है। अभी मैं तो बोल रहा हूँ कि वो नियम जो कानून जो पहले पारित हुआ था वो अभी तक एक्चुअली ग्राउंड पे लागू नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ आज तक। आप समझिए बीजेपी छाती पीट पीट के हर जगह चिल्ला रही है, आज तक एक महिला उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, उनका जो पूरा विंग है आरएसएस उसकी कोई महिला आज तक अध्यक्ष बनी। तो ये सिर्फ बातें करते हैं, महिलाओं को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में। और जितनी महिलाएं होंगी यहाँ पर, जितने वो जा रहे हैं, और अधिकतर महिलाओं को तो पता भी नहीं होगा कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं, उनको नहीं होगी जानकारी कि ये जो बिल है ये ऑलरेडी पास हो चुका है, या ये जो बिल है ये पास नहीं हुआ, ये क्या पास हुआ। बीजेपी की खास बात क्या है कि वो सिद्धांत पे चलती है कि एक झूठ को आप 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है, और इससे वो भली बात है, उसको पूरी टेक्निक यूज की है। हजारों चीजों पर उन्होंने झूठ बोला, चाहे 15 लाख हो, चाहे 370 हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो गई, डिमोनेटाइजेशन से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज तक हम हमले झेल रहे हैं आतंकवाद के, और बड़ी बड़ी बातें करते थे नरेंद्र मोदी जी। आप हमें एक ये भी बात बताइए, जैसे महिलाएं हैं वो तो उम्मीद लगा के बैठी थी कि महिला आरक्षण आने वाला है, जगह जगह लोग सेलिब्रेट भी कर रहे थे, पूरे देश में सेलिब्रेशन चल रहा था कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम आने वाला है और अब महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी संसद में या विधानसभा में हिस्सेदारी बढ़ेगी, तो लोग तो खुश हो रहे थे। अब आपने डिसअपॉइंट हो गई है महिलाएं कहीं ना कहीं, और वो पूरा ठीकरा जो है वो आप पे फूटने वाला है, आपकी पार्टी। नहीं, मेरे हिसाब से महिलाओं को सच जो है वो पता है, उन्हें मालूम है कि 2023 में अगर ये जो बिल जो आज बोल रहे हैं कि नारी बंधन अधिनियम जो है वो लागू नहीं हुई, ये बोल रहे थे, फिर 2023 में हम लोगों ने पटाखे क्यों फोड़े थे? कांग्रेस, भाजपा, सपा सबने फोड़े थे पटाखे। तो ये सीधी बात है कि ये सिर्फ डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, और डिलिमिटेशन में भी ऐसी डिस्पैरिटी, क्या आप बताइए अगर डिलिमिटेशन इनके हिसाब से हो जाता है, इनका तो सीधा फॉर्मूला था कि हम 50-50% सीटें हर राज्य की बढ़ा देंगे। अब जैसे आज के टाइम पे मान के चलिए, और इसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उन महिलाओं को आप सजिए जिन्होंने जितनी सरकार की जो चीजें थी, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल का मेजर हो या फिर जो सोशल इंडिकेटर्स थे, उन सब में उन्होंने अव्वल करा। साउथ की अगर आप बात करें तो वहां पर सब महिलाओं ने बोला कि हम सरकार के साथ हैं, हम इनकी सारी जो मेजर्स हैं उनको लेंगे। तो वहां पर पॉपुलेशन कम बढ़ी, नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी। वहां पे महिलाओं के पास ज्यादा सशक्त हैं, ज्यादा उनके पास इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं उनके पक्ष में है। ठीक, अब यहाँ पर आप आबादी के हिसाब से सिर्फ बढ़ाएंगे तो वो महिलाओं ने जिन्होंने सरकार का साथ दिया, सारी पॉलिसीज फॉलो करी, क्या उनके साथ बुरा नहीं होगा? क्या उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? आप सीधी अगर 40% बढ़ा रहा, अभी मान लीजिए नॉर्थ के राज्यों में और साउथ के राज्यों में मान के चलिए 200 सीटों का फर्क है, डिलिमिटेशन के बाद यही जो फर्क होता वो 350 सीटों का हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं सरकार, तो आप मुझे जैसे ये बताइए, ठीक है सरकार कोशिश तो कर रही थी, अब ये जो बिल था, जो परिसीमन डिलिमिटेशन वगैरह जो है, अगर आप इस शर्त को मान के और इस बिल पे साइन कर देते और ये बिल पास हो जाता, तो आपको कहीं डर लग रहा था कि यार ऐसा ना हो कि परिसीमन वाली जो सीटें उन पे हम हार जाएंगे? कभी नहीं है, कभी नहीं। देखिए बात क्या है कि कांग्रेस के पास और विपक्ष के पास भी, इंडिया अलायंस के पास भी, हमेशा हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। चाहे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, या फिर प्रदेश की मुख्यमंत्री हो, पहला सब कांग्रेस ने ही दिया है। भाजपा सिर्फ भाजपा के पास लीडर नहीं है आज की डेट में, और वो जिन भी लोगों को आप इस बात को मान के चलिए, जितने भी इनके मुख्यमंत्री ये बनाए हैं, एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो
जिसके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, जो खुद के डिसीजन ले रहा हो, सब इन्होंने रबर स्टैम्प बना रहे हैं। एक आध दो को किसी को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो भी व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है उनको सबको उठा के उन्होंने साइड में कर दिया। ये लीडर सिर्फ दूसरी पार्टी से इंपोर्ट करते हैं और उनको लाके अपने ढक्कन कर लेते हैं। इनको ये डर था कि अगर हम 545 सीटों पर कर देते तो इनका जो एक गुट बना हुआ है लोगों का, जो जीत रहे हैं किसी भी नाम पे, वो हार जाते हैं, क्योंकि महिलाएं आती हैं और मुद्दे अलग होते हैं और सारी चीजें होती है, तो महिलाओं के मुद्दे पे तो ये हमेशा हारता है। आप समझिए एलपीजी की इतनी बड़ी क्राइसिस है, पूरे देश भर की महिलाएं आज सड़कों पर हैं कि एलपीजी नहीं हो रहा। मीटर, स्मार्ट मीटर की आप समझिए जालौन में, बगल में महिलाओं के ऊपर केस हो गया, स्मार्ट मीटर का ओवरऑल जब उखाड़ा उसके ऊपर, तो महिलाएं इनके पूरी तरीके से विरोध में है। ये सोचते हैं कि सिर्फ इस नाम पे, ये इन्हीं मुद्दों को छुपाने के लिए, जो जमीनी हकीकत है उसको छुपाने के लिए एक सिर्फ ऐसा चोगा पहना देते हैं झूठ का न्यूज के ऊपर कि हम सिर्फ ये नारी वंदन अधिनियम। क्या बताइए, जो महिलाओं को गैस नहीं मिल रही, आप उज्ज्वला योजना की बात करते थे, आप बिजली पानी की बात करते थे, अभी आप समझिए एक महीने बाद ही अभी फिर से टैंकरों की आप कतार देखेंगे झांसी में। हर बार बोलते हैं कि ये यहाँ पर हमने पानी की पाइपलाइन बचा दी, ये नमामि गंगे योजना है, ये वो योजना है, लेकिन पानी कहीं आता नहीं है। आप सीधे तौर पे यही कह रहे हैं कि कोई भी योजना जमीनी स्तर पे कोई योजना पास नहीं और है, सिर्फ महिलाओं को सिर्फ एक पॉलिटिकल फॉर्डर के तौर पे इस्तेमाल करने हैं ये लोग, और कुछ भी नहीं। और 99% महिलाएं जो ये जाके वहां पे कर रही हैं प्रोटेस्ट, उन्हें नहीं मालूम होगा कि बिल क्या है, क्या डिफीट हुआ और क्या यहाँ पर बिल लाया। वो तो एक पर्टिकुलर पार्टी के समर्थक हैं, इसलिए अपनी पार्टी, जो पार्टी लीडरशिप उनसे चाहती है वो कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ये बताइए, जैसे ये जो महिलाएं हैं, अब कहीं ना कहीं सरकार तो इस तरह से पोर्ट्रे कर रही है कि आप लोग महिला विरोधी हैं। मतलब कांग्रेस जो है, कांग्रेस से सपा जो इंडी गठबंधन है, वो महिला विरोधी है। तो इसका जो असर है वो आने वाले चुनावों पे पड़ेगा। जैसे 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जी जी जी, और मोदी जी उसी दिन, जिस दिन ये बिल फेल हुआ, उस दिन रात को उन्होंने मन की बात भी करी है, और 1 घंटे सिर्फ वो इसी चीज पे बात करते रहे कि विपक्ष ने किस तरह से महिलाओं को धोखा दिया है। और मतलब वो ऊपर से दिखाते हैं कि हम महिला के साथ हैं, महिलाओं के, लेकिन अंदर से वो लोग विरोधी हैं, महिला विरोधी। आप बताइए, इस देश में मणिपुर की महिलाएं क्या महिलाएं नहीं है? रोज वहां पर दंगे हो रहे हैं, रोज वहां पर क्राइम्स हो रहे हैं, सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे हैं, उनके ऊपर एक बार सदन में नहीं बोला गया। अभी भी हो रहे, जब ये बिल पास हो रहा था उसी दिन वहां पर आग लगी हुई थी, दंगे फैले हुए थे। क्या वो महिलाएं नहीं है? क्या वो महिलाएं नहीं है इस देश में, जिनके आरोपियों को, जिनके रेप के आरोपियों को आपके लोगों ने जाके मालाएं पहनाई? तो ये सारी चीजें देश देख रहा है, जनता देख रही है, और सबको पता है कि कौन महिला का असली पक्षधर है और कौन सिर्फ उन्हें एक चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है राजनीति में। एक सवाल और है जी, ये जो डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल है, क्या ये एक एजेंडे के तौर पे इस्तेमाल करेगी सरकार आने वाले चुनाव में? देखिए, सरकार आपकी पार्टी के खिलाफ ये एक एजेंडा साबित हो सकता है। देखिए, सरकार जो है, मैं ज्यादा बड़े शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही निष्कृष्ट स्तर पर राजनीति करती है। इन्होंने बालाकोट जैसी चीज को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल करा था। आर्मी की स्ट्राइक को, जवानों की शहादत को उन्होंने पॉलिटिकल उसके लिए इस्तेमाल करा था। नहीं, लेकिन आप लोगों ने तो सवाल खड़े किए थे कि जवानों की शहादत, मतलब एयर स्ट्राइक हुई नहीं है। नहीं, हम लोग, आपके कई बड़े नेता तो आर्मी पे सवाल खड़े कर रहे थे। हम लोग ये बोल रहे थे कि जवाबदेही किसकी है। पहले के टाइम पे अगर कुछ होता था, अगर रेल में हादसा होता तो रेल मंत्री से सवाल पूछा जाता था। अगर सेना में कोई चीज होती थी या बॉर्डर पे कोई चीज होती थी तो हम लोग गृह मंत्री से और रक्षा मंत्री से सवाल पूछते थे। अब ये सवाल के जवाब नहीं देते, सदन में उस चीज के ऊपर बोलते नहीं। लेकिन जैसे जवानों ने जो अटैक किया, जो स्ट्राइक की, उस पर भी तो सवाल उठाना गलत है ना? नहीं, हम सवाल ये पूछ रहे थे कि अटैक हुआ क्यों, हमारे जवान, ये तो आप खुद के जवानों पे डाउट नहीं कर रहे हैं, अपने खुद के जवानों पे क्यों? हम तो पूछ रहे हैं कि आप जिन एनएसए की बात कर रहे हैं, अगर इतने अटैक हो रहे हैं किसी देश में, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के रहते हुए लगातार इतने अटैक हो रहे हैं, तो क्या उस व्यक्ति से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए? अगर हादसे होते हैं तो आपको नहीं पूछना चाहिए कि जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही तो तय करना पड़ेगा ना, कोई राजा तो है नहीं, डेमोक्रेसी है। ठीक। महिला आरक्षण बिल का आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? उनको आरक्षण मिलेगा जमीनी स्तर पे या नहीं मिलेगा? सिर्फ हम तो एक लट्टू पकड़ा दिया जाएगा कि बस ये है, महिला आरक्षण बिल आने वाला है, कभी विपक्ष नहीं उस पर साइन करेगा, कभी सरकार उसको लागू नहीं करेगी। देखिए, तो जमीनी स्तर पे ये कब लागू होगा और विपक्ष इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, जमीनी स्तर पे मेरे हिसाब से, क्योंकि इनकी मंशा नहीं है महिलाओं को, ये लोग महिला विरोधी हैं, 100% महिला विरोधी है। ये 100% महिला विरोधी, इनका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। अगर होता तो आज तक ये किसी ना किसी महिला को अपना अध्यक्ष बना दिए होते, महिलाओं को उच्च पद पे लाते। ये सिर्फ रबर नहीं, अध्यक्ष पद का जो प्रक्रिया है वो तो शायद वोटिंग के हिसाब से होती है उनकी पार्टी में। तो आप बताइए, ऐसी कोई महिला नहीं है उनकी पार्टी में जिसको वो अध्यक्ष बना सके? उनकी पार्टी के इंटरनल मसले हैं कि इंटरनल मसले नहीं, आप ऊपर उनको स्पेस ही नहीं देना चाहते। कितने सारे लीडर थे
लेकिन आज सुषमा जी की अच्छी लीडर नहीं थी, बिल्कुल अच्छी लीडर थी। उनको नहीं मिली स्पेस। कितने सारे लोग सुषमा जी विदेश मंत्री रही हैं, रही है, काफी लेकिन समय तक रही हैं। संगठन आप समझिए, बहुत सारे लोग जो थे पार्टी में, आज आप देखिए बीजेपी जो है वो सबसे लोएस्ट जो है बीजेपी वोट सीट्स देती है महिलाओं को नेशनल पार्टीज के, अगर आप एवरेज को देखें। मैं देख रहा था 2024 में महिलाओं को किस 2024 के इलेक्शन में कितनी क्या सीटें महिलाओं को किसने दी थी। तो मैं ये देख रहा था कि आपकी पार्टी ने भी 41 महिलाओं को ही सीट दी थी और 69 बीजेपी ने दी थी। तो कहीं ना कहीं इसमें तो पीछे हैं आप। नहीं, इसमें पीछे है, लेकिन जहां पर भी स्पेस होता है हमारे यहाँ CWC हो या, लेकिन आप जब देखिए जब हमारी सरकार थी UPA 2 में, तो कितनी महिलाएं थी, कितनी महिलाएं जो थी मंत्री थी, और आज के टाइम पे कितनी महिलाएं जो है वो मंत्री हैं, या कितनी महिलाओं को पार्टी में स्पेस मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में, और उस वक्त पे उनको कितनी महिलाओं को स्पेस मिली हुई थी। जो महिलाएं उम्मीद लगाए बैठी थी महिला आरक्षण की, जो पॉलिटिक्स के फील्ड में हैं या जिनको चुनाव लड़ना है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं और पूरे देश की संपूर्ण महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, अपनी पार्टी की तरफ से क्या कोई मैसेज रहेगा आप? देखिए, हमारा संदेश यही है कि आप झूठ और झांसे में ना आइए। महिला आरक्षण जो बिल है वो ऑलरेडी पास है, हम लोगों की सर्वसम्मति से पास है, लेकिन ये यहाँ पर एक झूठ का पुलिंदा बना करके आपको एक पॉलिटिकल फॉडर के तौर पे इस्तेमाल करके सिर्फ परिसीमन लागू करना चाहते हैं, देश का संघीय ढांचा तोड़ना चाहते हैं और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो अपने कब्जे में करना चाहते हैं कि कभी एक चुनाव ना हारें। इस तरीके से ये पूरे देश की सीटें बांट देंगे कि कहीं किसी के पास रियल पावर नहीं रह जाएगी और यही बैठ के सारी चीजें डायरेक्ट करेंगे। तो हम इसके खिलाफ हैं, हम डेमोक्रेसी बचाना चाहते हैं और महिलाओं के सबसे बड़े पक्षधर हम लोग ही हैं। अगर कांग्रेस आएगी तो सिर्फ महारानियों को सरकार में जगह नहीं मिलेगी, कोटा विद इन कोटा होगा, आम महिला को हम लोग आगे संसद तक लाने का काम करेंगे, विधानसभाओं तक लाने का काम करेंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, कहां देखते हैं आप कांग्रेस को? देखिए, 2027 के अगर चुनाव की बात करें तो हमें हमेशा जो लास्ट डेटा अवेलेबल होता है उससे कंपेयर करना चाहिए। लास्ट डेटा जो है हमारे पास वो 2024 का है। हाँ, 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कि भाजपा जो है 80 में से 43 सीटों पे हारी थी, ठीक है, और इंडिया गठबंधन जो था वो मेजोरिटी से ज्यादा सीटें लाया। 6 सीटें कांग्रेस की आई, 6 सीटें कांग्रेस की आई थी। हमने लड़ा भी कम सीटों पे था। हाँ, समाजवादी पार्टी ने ज्यादा सीटों पे लड़ा था, तो कांग्रेस की भी पिछले बार एक ही सीट थी, वो बढ़ के 6 हो गए। 19 में 1 सीट थी। हाँ, 24 में 6 सीटें होंगी। 24 में 6 सीटें होंगी। 2014 में भी कम सीटें थी, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन 2024 में अगर आप देखेंगे तो लहर जो है वो परिवर्तित हुई है, हमारे पक्ष में हुई है। तो उम्मीद यही है कि इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया कांग्रेस जो है बहुत आगे रहेगी सीटों के मामले में, और बीजेपी को हटाने का मन बना लिया है जनता ने, तो बीजेपी का जाना तय है मेरे हिसाब से। एक चीज और आप बताइए, कांग्रेस कहां फेल हो जाती है? क्योंकि कई सारे इलेक्शंस हैं, कांग्रेस का ग्राफ जो है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है, तो क्या वजह है कि कांग्रेस जनता तक पहुंच नहीं पा रही है? क्योंकि काफी सालों तक लगातार जनता कांग्रेस के साथ रही, 60-70 साल लगातार कांग्रेस राज में रही, उसके बाद से फिर अब देखूंगा बड़ा डिक्लाइन सा फेज आ गया कांग्रेस का। देखिए, तो एक ऐसी चीज जो आप सुधार सकते हो अपनी पार्टी के अंदर, वो क्या होनी चाहिए? देखिए, पार्टी में तो हम यही बोलेंगे कि जो सुधारना होगा वो शायद झूठ बोलने की कला होगी, जो कांग्रेस को सुधारना चाहिए, जो हमें भाजपा से सीखना चाहिए कि एक झूठ को 1000 बार कैसे बोला जाए, ये हमें सीखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि भाजपा इतना सा काम करती है और उसका इतना प्रचार कर देती है, हम इतना काम करते थे और उसका इतना सा प्रचार करते थे। तो ये कला जो है हमें लगता है कि हमें भाजपा से सीखनी चाहिए। उसके अलावा भाजपा में मुझे कोई बहुत अच्छी कला दिखती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनका एंटी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। आप बताइए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कैसे हुआ कुछ नहीं मालूम। बिहार में अभी जो चीफ मिनिस्टर बना, चुनाव किसी के नाम पे लड़े, इलेक्टेड कोई था, सिलेक्टेड कोई हो गया। ऐसी हर जगह उन्होंने करा है, जिस स्टेट में जो लीडर था उसको खत्म करके दूसरा एक रबर स्टैंप पे बैठा दिया। तो ये सारी जो चीजें एक जो चीज है कि विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, अगर कांग्रेस चाहती तो फिर तो ये भाजपा जनसंघ पैदा ही नहीं हो पाती। आप लोग भी तो कई सारी रैलियां करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, तो हम ये भी करते हैं कि बस ये योगी मोदी मुक्त हो जाए। आप बताइए, कभी ये हम लोगों ने इतने 70 सालों में कभी ये सोचा होगा कि विपक्ष पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए? आप नेहरू जी, हम लोग उस ट्रेडिशन से हैं जिसमें नेहरू जी ने जब बनाई थी सरकार तो जनसंघ के लोगों को अपनी कैबिनेट में लिया था कि आप भी सहयोग करें, आप भी बनाएं। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि नहीं, आप समझिए इतने साल हो गए देश में, एक डेप्यूटी वो नहीं है स्पीकर आपका लोकसभा में, तो ये कहीं, क्योंकि वो चीज विपक्ष को देनी चाहिए थी आपको, लेकिन नहीं दी।
तो ये कहीं ना ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप समझिए इनका नारा था कि हम आएंगे संविधान हटा देंगे। तो इन लोगों का ना डेमोक्रेसी में विश्वास है, ना बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में इनका विश्वास है। इन लोगों को डेमोक्रेसी के एकदम एंटीथीसिस है बीजेपी। बीजेपी सिर्फ चाहती है कि खत्म हो, एक व्यक्ति एक आदमी का राज हो, और यही चीज चलती रहे। तो ये पूरी तरीके से एंटी डेमोक्रेटिक लोग हैं, और इनकी आइडियोलॉजी भी पूरी तरीके से वही है। तो हम उनसे और कुछ नहीं सीखना चाहते। अगर कुछ हो तो शायद उनके झूठा प्रचार करना सीख जाए तो बहुत वो होगा हमारे। ठीक है, ठीक है। ये थे हमारे साथ गौरव जैन, जिन्होंने बड़े आसान भाषा में महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन के साथ साथ कई सारे देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बात की। धन्यवाद गौरव, हमसे जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।